डीसी मशीन एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना पूरा मशीन अधूरा है। आप किसी भी एग्जाम में देने जाएं, मशीन के वेटेज बहुत हाई रहेंगे। वहां से आपको मशीन्स के न्यूमेरिकल्स, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वहां से अच्छे वेटेज के मार्क्स आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। आप एक ऐसा टॉपिक है ये जिसे आप हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या आने वाले 7 दिन में एनएचपीसी जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि वो आखिर डीसी मशीन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करके जाएं। ये जो कम टाइम बचा है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आएंगे, जहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसको कैसे कवर करके जाएं। तो उसका एक पूरा एनालिसिस, एक पूरा आइडिया मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स बहुत कम समय में आपको कवर करके जाने हैं, कहाँ से ऐसे कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली पूछेंगे और प्रीवियसली ईयर में पूछते आए हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एनालिसिस, कोई भी आइडिया एक दिन में नहीं बनता है, वो एक पूरा एनालिसिस के साथ बनता है, पूरे प्रीवियस ईयर देखकर बनता है। तो मैंने जो यहाँ पे आप लोगों के बीच आइडिया जो लाया है, जो डिटेलिंग लाया है, वो पूरा एक प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखकर पूरा एक सीक्वेंस को फॉलो करके लाया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे कि और अच्छे से मार्क्स कवर करके आएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं अनीस, आपका दोस्त, एसएससी जेईएन क्रैक करके इस बार 2022 में बैठा हूं और आप लोगों के बीच एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, मैं मेरे अंदर जो है वो आपको दे सकूं। तो मैंने पूरी सीरीज मशीन की लाने की बोली थी आपको, जिसमें से मैं ट्रांसफार्मर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज मैं डीसी मशीन के डिटेल्स अपलोड कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक वाइज आपको पढ़ने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बिना समय गवाए ले चलते हैं आपको सेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं डीसी मशीन फॉर एसएससी एंड एनएचपीसी जे एग्जाम 2023। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चीज आपको पढ़ने हैं, उसकी एक पूरी डिटेलिंग मैं लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है उसके कंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ने हैं। उसमें आपको यह पढ़ के जाना है कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। डीसी मशीन में ये भी पूछ देता है कि डीसी मशीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होमोपोलर होते हैं या हेटेरोपोलर होते हैं। तो याद रखेंगे, होमोपोलर जो होता है वो सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन का होता है, जो इसमें एक पोल के बाद सीधे सेम पोल रहता है। लेकिन बट डीसी मशीन्स में अल्टरनेटिव मैनर में पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसे हेटेरोपोलर कंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं। याद रखेंगे, डीसी मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेटेरोपोलर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं, फिटेड, पोल शू, पोल कोर, फील्ड कोर, जितने भी हैं, फील्ड वाइंडिंग वगैरह, ये सब याद रखेंगे। उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या यूजेज हैं और कहां पे प्लेस होते हैं, पूरा ये याद रखेंगे। देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा तेज बताऊंगा, आप लोग कवर करते जाएंगे। उन चीजों के लिए, कोर के लिए, पोल शू के लिए, बाइंडिंग के लिए कौन से मटेरियल्स, किस तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सब आप देख कर जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ये भी पूछ देता है कि सबसे ज्यादा जो आयरन लॉस होता है डीसी मशीन में वो कहां होता है। तो याद रखेंगे, आर्मेचर कोर में, आर्मेचर के कोर में सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पैटर्न आपको बताए जाएंगे, पूछे जाते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूंगा। कोशिश करेंगे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। डीसी मशीन का खेल खत्म है आज, टॉपिक वाइज ही बता रहा हूं, पूरे टॉपिक आपको पढ़ के जाने जो मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स जितने टाइप के होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग, इस सारे वाइंडिंग का कौन से प्लेस पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है और किस मटेरियल की चीज होती है, ये याद रख के जाना है। इंटरपोलर वाइंडिंग कहां पे बाउंड करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां पे बाउंड करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं, किस इफेक्ट इससे न्यूट्रलाइज होता है, वो सब आपको देख कर जाने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, और इसके देखिए पर्पज एंड प्लेस ऑफ यूजेज, विच ऑफ विच पार्ट्स। फिर आता है एयर गैप। दोस्तों, एयर गैप बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं आपको। एयर गैप से रिलेटेड की टॉर्क क्या वैल्यू होगा, फिर एयर गैप को बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब पूछ देता है आपको। तो याद रखेंगे कि रिलक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब देखते हैं। तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, एयर गैप का वैल्यू क्या होता है, ये सब चीजें पूछ देती है आपको। तो ये सब चीजें आप देख कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्मेचर की तरफ। आर्मेचर में कोर पढ़ लेना है आपको, वाइंडिंग पढ़ लेना है, कोर के मटेरियल्स पढ़ना है, वाइंडिंग के मटेरियल्स पढ़ना है और कोर का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ लेना है। वाइंडिंग दो टाइप के होते हैं, लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, जिसको रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो याद रखना है आपको किसको रेट्रोग्रेसिव, किसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लैप को रेट्रोग्रेसिव, वेब को प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इसके बेसिक्स
किस में करंट ज़्यादा होते हैं, किस में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, कौन से बेस्ट हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। किस में रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है, किस में रेसिस्टेंस वैल्यू कम होता है रिस्पेक्ट टू दोनों बाइंडिंग, लैप में, वेब में। इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको बनाकर जाने हैं। फिर आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ पिचेज, फ्रंट पिच, पोल पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, रिजल्टेंट पिच। इसके वैल्यू के साथ साथ इसके फॉर्मूले के साथ साथ आप इसके डेफिनेशन से भी याद रख के जाएंगे कि क्या होते हैं ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैप एंड वेव वाइंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोस्तों मैंने जो भी बताया कि इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हाई करंट किसमें हाई करंट निकालना आ जाएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि लैप एंड वेव वाइंडिंग पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देख कर जाएंगे। पूरी फुल पिच, शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स, कॉर्डेड वाइंडिंग्स, ये सब आप देख कर जाएंगे। कॉइल पिच, पोल पिच एंड इसके फॉर्मूले जो पोल पिच के होते हैं, स्लॉट्स पर पोल और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये भी आप देख कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाएंगे। और रिलेशंस बिटवीन मैकेनिकल एंगल एंड इलेक्ट्रिकल एंगल, ये भी आप देख के जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया उस फॉर्मूला को, मैकेनिकल एंगल इक्वल टू 2/p इंटू इलेक्ट्रिकल एंगल, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। शॉर्ट पिच वाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, सारी चीज यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है आपका कम्यूटेटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन जनरेटर एंड मोटर। दोस्तों कम्यूटेटर ही वो एलिमेंट, वो डिवाइस है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि मशीन जो है एसी है या डीसी है। इस चीज को याद रखेंगे। इसके क्या क्या फंक्शंस है, एक चीज मैंने यहाँ पे और लिख दिया है कि कम्यूटेटर जो है यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये किस चीज का बना होता है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। फिर से पूछा कि इसके लिए जो हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं क्या करते हैं, तो मिका सीट का 0.5 से 1 mm तक का इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये भी पूछता है कम्यूटेटर भी शेप का क्यों बनाया जाता है, तो टू रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया जो आपको पूछते हैं, एग्जाम में पूछे हुए चीजें, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख भी दे रहा हूँ, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है ब्रश, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रश। ब्रश किस मटेरियल का बना होता है, उसके फंक्शंस क्या है। ब्रश दो मटेरियल का, शॉर्ट फॉर लो रेटिंग मशीन, फॉर हाई रेटिंग मशीन। लो रेटिंग मशीन जिसमें कॉपर के बनाते हैं ब्रशेज, वही हाई रेटिंग की जगह हम कार्बन के ब्रशेज बनाते हैं। कॉपर ब्रशेज का हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें हाई लॉसेस हो जाएंगे, हाई लॉसेस को हमें बचाना है, इसलिए हम कार्बन ब्रशेज का यूज कर लेते हैं हाई रेटिंग मशीन में। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में दो पार्ट आपको चीज याद रखना है कि कंडक्टर जो होता है वो रोटेटिंग होता है, फील्ड जो होता है स्टेशनरी होता है। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो वर्किंग प्रिंसिपल इसके क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्या है, जनरेटेड ईएमएफ क्या है, ये सब आपको देख के जाना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछ देता कि थंब से क्या डायरेक्शन शो करता है, मिडिल फिंगर क्या डायरेक्शन शो करता है, फिर से रिंग फिंगर क्या डायरेक्शन शो करता है, आपसे पूछ लेगा। तो इस चीज को आपको देख कर जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के कारण कौन से किस तरह के ईएमएफ जनरेट होते हैं, तो याद रखेंगे E बराबर BBL sin थीटा। ये भी आपको याद रख के जाने जो कंडक्टर में जनरेट होते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। इससे सवाल रहते हैं कि बताइए जनरेटेड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस सब का वैल्यू पूछेगा और वेलोसिटी दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, लेंथ कंडक्टर का लेंथ दिया होगा और प्लेन से एंगल दिया होगा। तो आप उस चीज को देखकर इस फॉर्मूले पे बना सकते हैं। चलिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ये भी आपको पढ़ के जाना है जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इससे न्यूमेरिकल्स रहेंगे डेफिनेटली, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स पूरे रहेंगे। इसलिए मैंने फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिख कर दे दिया है कि न्यूमेरिकल्स इस पे बनेंगे। इसके दो फॉर्मूला PNZ phi/60A या KA ओमेगा phi n, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इस चीज को, एंगुलर वेलोसिटी जहाँ पे ओमेगा n है और ये जो यहाँ पे v था ये लीनियर वेलोसिटी है। चलिए इसके बेस्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करके जाना। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर ऑन दी बेसिस ऑफ फील्ड एक्साइटेशंस। दोस्तों फील्ड एक्साइटेशन के बेस पे सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड वो जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हो, जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो नहीं हो। सेल्फ सेपरेटली जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो। तो इसको याद रखना है कि सेल्फ एक्साइटेड जो है उसे आप पढ़ के जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर जो है सेल्फ एक्साइटेड के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जहां पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो ना हो, मैंने बोल दिया। ऑन दी बेसिस ऑफ कनेक्शन पे जितने भी मशीन्स हैं वो पढ़ के जाने हैं कि सीरीज, शंट, कंपाउंड, इस चीज को आपको पढ़ के जाने हैं। और कंपाउंड में भी जो प्रॉपर्टी के बेस पे, कनेक्शन के बेस पे लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, फिर जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे डिफरेंशियल कंपाउंड में भी फ्लैट, ओवर फ्लैट, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, ये सब चीज आपको देख के जाने हैं। दोस्तों पूछ लेता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया यहाँ पे। इन सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल्स जितने भी मशीन मैंने बताया, इस सब के बेस्ट न्यूमेरिकल्स मोटर से, जनरेटर से पूछते हैं, आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। मैंने बताया ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट लेवल,
फिर से अंडर कंपाउंड जनरेटर, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन नो लोड, लोड, इसे भी पूछता है। फिर पूछेगा डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स बढ़ाने पे आफ्टर सैचुरेशन, बिफोर सैचुरेशन क्या कंडीशंस है, ये सब भी पूछेंगे। इस सब भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो इस क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस की हम चर्चा करते हैं, तो उसमें आपको एप्लीकेशंस पर जाना है। फिर क्रिटिकल स्पीड क्या है, क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या है, कंडीशन ऑफ वोल्टेज बिल्डअप क्या है, तो याद रखेंगे क्रिटिकल स्पीड जो होना चाहिए वो मतलब जो स्पीड होना चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, वही फील्ड का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम होना चाहिए। फिर आ गया था मैग्नेटिक रिवर्सल। दोस्तों जैसे वहां फ्रीक्वेंसी एसी मशीन में फ्रीक्वेंसी बेस्ड आते हैं, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक रिवर्सल होता है। वहाँ लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, वहाँ यहीं यहाँ स्पीड पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे। उसके बीच इसे मैंने बताया था आपको कि डीसी मशीन में लॉसेस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो आर्मेचर कोर में होते हैं, सिग्निफिकेंटली पोल्स में भी होते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली पोल और आर्मेचर कोर में होते हैं। फिर आपको लॉसेस, इफिशियंसी, न्यूमेरिकल्स, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी, ये सब आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है आपको आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट। इसके कंपोनेंट्स पढ़ के जाने हैं, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डिस्टॉर्शन जिसे मैंने लिख दिया। इसके रिडक्शन मेथड कि कैसे इसे रिड्यूस कर सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन को, जीएनए एमएनए एक्सिस क्या है वो चीज भी आपको पढ़ के जाना है। डिसएडवांटेज क्या क्या है आर्मेचर रिएक्शन के वो देख के जाने हैं आपको। चलिए मैंने बताया कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसेस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जो मैंने बताया आपको कि क्या क्या मेथड्स हैं वो आपको देख के जाना है। ब्रश शिफ्टिंग करके, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लगाकर, फिर से पोल कैंपलिंग करके, पंचिंग करके, शिफ्टिंग करके, सब जो इतने भी प्रोसेस है आर्मेचर रिएक्शन के वो आपको देख के जाने हैं। चलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उससे भी देख के जाना है आपको। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, क्या कंडीशंस है उसके, फॉल आउट ऑफ स्टेप कंडीशंस क्या है। फिर से लोड शेयरिंग इकोनॉमिकल्स जो होते हैं कि मतलब एक जनरेटर जो है ज्यादा लोड शेयर करने लगता है तो दूसरा जो जनरेटर है वो फॉल आउट ऑफ स्टेप हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए, फॉल आउट ऑफ स्टेप कंडीशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो एक लेजर रिंग लगाते हैं। वो किस चीज का बना होता है, किस मटेरियल का होता है, किस प्लेस पे लगाते हैं, तो इंटरनल एक पतला सिंपल सा वायर, कॉपर वायर होता है जो इंटरनल कनेक्ट किया जाता है ताकि करंट को, लोड शेयरिंग जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके और अवॉइड कर सके अनइक्वल शेयरिंग ऑफ लोड का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंडीशंस ऑफ इक्वल, हाँ कहाँ आप इक्वलाइजर रिंग जो और बार है यूज करेंगे, किस किस कंडीशंस में, किस किस मोटर्स में यूज कर सकेंगे, किस किस जनरेटर में यूज करेंगे, ये आपसे पूछता है। ठीक है, कि कौन से जनरेटर में हम इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो याद रखेंगे इस चीज का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन प्रोसेस में आपको याद रखना है कि जो रिवर्सल ऑफ करंट है जो वही एक तरह का कम्यूटेशन है, तो याद रखेंगे कि कम्यूटेशन, पुअर कम्यूटेशन, गुड कम्यूटेशंस। पुअर कम्यूटेशंस के क्या क्या कॉजेज हैं, मैकेनिकल कॉज क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉज क्या है। इलेक्ट्रिकल कॉज, मैकेनिकल कॉज वाइब्रेशन होना, ब्रश होल्डर का सही से फिट ना होना, फिर से हीसिंग होना। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल जो कॉज है वो है रिएक्टेंस वोल्टेज जो मतलब कि एक्सेस ऑफ करंट इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, जो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन उसमें करंट का बढ़ जाना। फिर से ट्रेलिंग पोज पे लीड का करंट का हाई इंटेंसिटी होना, याद रखना है। फिर मैग्नेटाइजेशन ऑफ करंट एट ट्रेलिंग पॉइंट, याद रखना आपको। तो इस सब चीज को आपको याद रख के जाना है, नहीं भूलना है सब चीजों को। फिर से आता है हाउ टू इंप्रूव कम्यूटेशन मेथड्स, वो आपके देख के जाने हैं, जिसमें रेसिस्टिव कम्यूटेशन है, वोल्टेज कम्यूटेशन है। वोल्टेज कम्यूटेशन के पार्ट हैं तीन तरह से, ब्रश शिफ्टिंग करके, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से और इंटरपोल से। तो इंटरपोल ही वो जगह है जहां पे रिएक्टेंस वोल्टेज का जो इनकाउंटर ईएमएफ होता है वो जनरेट होता है, याद रखेंगे इस चीज को। पूछ देता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज का जो इनकाउंटर ईएमएफ होता है वो कहां जनरेट होता है, तो इंटरपोल में जनरेट होता है और अपोजिट पोलैरिटी का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर पूछता है यूजेज ऑफ इंटरपोल्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, पोलैरिटी इंटरपोल का कैसे डिसाइड करें, मोटर में और जनरेटर में दोनों में, याद रखना है आपको। फिर रिएक्टेंस वोल्टेज का जो डेवलपमेंट होता है इनकाउंटर ईएमएफ वो मैंने आपको बताया कि इंटरपोल में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर, दोस्तों डीसी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल पर के जाना है, फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं, सप्लाई फील्ड में टर्मिनल चेंज करके, सप्लाई टर्मिनल चेंज करके, सब याद रख के जाना है आपको। बैक ईएमएफ, उसके फॉर्मूले, फंक्शंस और उसपे प्रॉपर्टीज और इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं आपको बनाकर जाना है। इस पे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, बैक ईएमएफ, टर्मिनल ईएमएफ, इस सबसे क्वेश्चंस रहेंगे, आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। दोस्तों जब मैं एसएससी जेईई की तैयारी करता था तो यही सब चीज पढ़ता था और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ता था। मेरी स्ट्रेटेजी यही होती थी कि मैं इसका प्रॉपर रिवीजन करूं, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स इस पे बनाऊं। चलिए बढ़ते आगे।
कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर है मैक्सिमम पावर कंडीशन, उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, वो देख लेंगे कि मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या है। लोड के पावर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं लोड पे, वो क्या है, वो कंडीशन से है। जो मोटर की एफिशिएंसी है वो 50% से हमेशा कम होगी, याद रखेंगे। जितने तरह का मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसके पूरे फंक्शंस कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशंस है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या है, वो सब आप पढ़ के जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन सब मोटर का याद रखेंगे आप, टोटल का कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन। और जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फेल होता है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होता है कि लॉस हो गया तो वो मोटर या जनरेटर किस चीज में बदल जाएगा, वो आपको भी याद रखना है कि उसका अल्टरनेटिव वर्जन मतलब क्या होगा। जैसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म डीसी सीरीज का चेंज होता है तो फिर वो क्या बनेगा, इस तरह का चीज आपको याद रख के जाने हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि सारे मोटर का कनेक्शन डायग्राम आपको याद रखना है। स्पीड रेगुलेशंस, बैक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इस पे न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए। स्पीड और टॉर्क के बीच रिलेशन सब आपको याद रख के जाने, स्पीड क्या फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बता दिया। फिर टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर करेंगे चलिए लेंगे। टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछ देंगे तो आप इसे याद करके जाएंगे, देख कर जाएंगे। चलिए, डेवलप्ड पावर एट आर्मेचर, आर्मेचर पे जो पावर डेवलप्ड होता है उसके फॉर्मूलाज, उसके बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे भी याद रखना है। लीनियर मोशन के लिए F इंटू वी, पंगुलर मोशन के लिए टाउ इंटू ओमेगा एन, ये फॉर्मूला भी आपको याद रख के जाना है। चलिए, टॉर्क के जितने भी फॉर्म होते हैं वो आपको याद रख के जाने हैं, क्योंकि पूछ देता है कि इसमें से कौन सा अल्टरनेटिवली उसका नहीं है या है। तो देख लेंगे, मैंने यहाँ पे 3-4 लिख दिए हैं। टाउ ए इक्वल टू के फाई इंटू आई ए, 1/2 पाई पी जेड बाई ए फाई इंटू आई ए, 0.159 पी जेड बाई ए फाई इंटू आई ए, 9.8 इंटू न्यूटन मीटर सेकंड डिवाइड करेंगे तो फिर ये चीज आ जाएगा, वो आपको याद रखना है। फिर एक और फॉर्मूला टॉर्क का जो शाफ्ट के बारे में और टॉर्क लॉस्ट के बारे में बताता है, 9.55 पावर बाई एन, ये याद रख के जाएंगे। फिर जो डेवलप पावर होता है वो इसके ये फॉर्मूला भी आपको याद रखे जाएंगे कि आर्मेचर पे जो डेवलप फॉर्मूला होता है ये पावर का, ये भी याद रखे जाएंगे। ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 भी याद रखे जाएंगे आप। चलिए, सॉफ्ट टॉर्क, लॉस्ट टॉर्क, बेस्ट न्यूमेरिकल्स ये आपको बनाकर जाने हैं। फिर आता बैक ईएमएफ और लॉस्ट और वैनिश बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सारी जगह आपको देखेंगे बैक ईएमएफ लॉस्ट कर गया, सडनली आपके फील्ड वाइंडिंग्स ओपन हो गए, शॉर्ट हो गए, अगर कर दें तो क्या होगा, क्या फिनोमेनन होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगा या डेंजरसली ब्रंट हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब चीजों को कर जाएंगे, कोशिश करेंगे जितने भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट पे क्वेश्चंस है वो करके ही जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। मशीन का आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आता है आपका स्पीड रेगुलेशन ऑफ डीसी मोटर। स्पीड रेगुलेशन तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाएंगे। स्पीड कंट्रोल, जितने भी मेथड है स्पीड कंट्रोल के वो सारे देख के जाएंगे। और फिर एज मेथड, आर्मेचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे कि दोस्तों किस स्पीड कंट्रोल मेथड में जो बेस स्पीड है उसे नीचे स्पीड चला जाएगा, दैट मींस क्रीप स्पीड चला जाएगा। किस मेथड में स्पीड जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा बेस स्पीड से। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है अल्टरनेटिव नेम्स, जैसे दोस्तों फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जैसे पावर कांस्टेंट मेथड भी उसे बोलते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड जैसे कि उसको कांस्टेंट टॉर्क मेथड भी बोलते हैं। तो इस तरह के भी नेम्स आपको याद रख के जाने कि किसको क्या अल्टरनेटिवली बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए सीरीज पैरेलल कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, याद रखेंगे उसका टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क के वैल्यू मैंने लिख दिए हैं कंपैरेटिवली सीरीज में और शंट में। फिर स्पीड के भी लिख दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, ये भी देख के जाना है। पावर एंड टॉर्क के बीच जो रिलेशंस होते हैं वो भी आपको देख के जाना कि किस पे जो एक कर्व बनता है कांस्टेंट पावर टॉर्क के लिए, वो आपको याद रख के जाना है। ये चीज, ये जो टॉर्क बनते हैं आपको रिलेशंस, ये कांस्टेंट टॉर्क के लिए आता है, ये पावर के लिए आता है। तो ये याद रखेंगे कि n इक्वल टू ग्रेटर देन एन बी, जहां कांस्टेंट पावर, और n लेस देन एन बी जहां पे कांस्टेंट टॉर्क, ये याद रख के जाना है इक्वेशंस आपको। चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन मैंने कर दिया है, देख के जाएंगे। फिर आ गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। देखिए दोस्तों ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं, लोड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। ये भी चीज पूछा हुआ है कि किसको अल्टरनेटिवली क्या बोलते हैं। और जो मैं जैसे पूछा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को बीच में डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो स्पीड एंड टॉर्क ये याद रखेंगे। पूछता है दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस ग्राफ के साथ आप करके जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यहां से ग्राफ भी दे देगा, पूछ देगा किसके ग्राफ है ये, तो ये आपको देख कर जाना है, इसका पूरा एनालिसिस करके जाना है। डायग्राम खुद से भी 2-3 बार बनाना है। फॉर्मूला पे इसके जो ग्राफ बनते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे बनते हैं, फॉर्मूला से आप बनाएंगे, एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आप देखेंगे। बिफोर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन, इस तरह के भी आप इसमें करके जाएंगे। चलिए फिर आता है जो स्पीड कंट्रोल का अनदर मेथड है,
बार्ट लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल बहुत ज्यादा, बेसिकली ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है जो कि दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, बोथ डायरेक्शन। तो इस चीज को आप याद रखते हैं, याद रखिएगा कि दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करता है। और वोल्टेज कंट्रोल मेथड एक तरह का ही है, उसका एडवांटेज एंड प्रॉपर्टी, कौन कौन से डिवाइस इसमें लगते हैं, कितने मोटर की जरूरत होती है, कितने जनरेटर की जरूरत होती है, ये चीज आप पढ़ के जाएंगे। फिर आता है दोस्तों आपका स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज के लिए, 3 पॉइंट 4 पॉइंट कंसंट और कंपाउंड के लिए ये चीज भी पूछ देता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट के स्टार्टर किसके लिए यूज होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। एनबीसी एंड ओएलआरसी, नो वोल्ट कॉइल ना और ओवरलोड रिले कॉइल, ये आपको याद रख जाना कि किसमें सीरीज में, किसमें शंट में, किसके साथ, जैसे पूछ देता है कि नो वोल्ट कॉइल जो होता है किसके साथ सीरीज में होता है, किसमें 2 पॉइंट स्टार्टर में, 3 पॉइंट स्टार्टर में, इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाएंगे। चलिए फिर आता है ड्रॉबैक ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर, ये भी आपको याद रख जाएंगे क्या उसका ड्रॉबैक थे, पूछा गया सवाल इससे। टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, लो रेटिंग मशीन के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, उसमें एक ब्रेक टेस्ट आता है जो कि वहां पे सिर्फ लेबोरेटरी पर्पज के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल में सिर्फ मतलब लेबोरेटरी पर्पज के लिए यूज होता है। वहीं हाई रेटिंग मशीन में जो टेस्ट होता है वो इनडायरेक्ट लोडिंग टेस्ट होता है, जिसे में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, नो लोड टेस्ट और लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट स्विनबर्न टेस्ट भी इसे कहते हैं, और हॉपकिंसन टेस्ट जो कि एक टेस्ट है, टेम्परेचर बेस्ड टेस्ट है, फुल लोड टेस्ट है जिसमें लॉसेस, एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज वगैरह सब चीज देता है। तो ये चीज याद रखेंगे। इसके 3 अल्टरनेटिवली नेम है, रिजेनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट एंड एक है हिट एंड रन टेस्ट। तो तीनों चीज आप याद रख के जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को टिक मार्क कर लेंगे। इतने टॉपिक्स, फिर आगे बढ़िए। फिर है ब्रेकिंग। दोस्तों ब्रेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके जो डायग्राम है ना, मोटर के साथ जो डायग्राम है कि कौन कौन से रेसिस्टेंस कैसे लगे, कैसे कैसे क्या लगे इस तरह के, वो आप देख कर जाएंगे। डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, जैसे डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग बेस्ड मेथड ऑफ, जैसे सबसे हाई एफिशिएंटली जो होता है प्लगिंग देता है, बहुत हाई मतलब ब्रेकिंग प्रोवाइड कराता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये भी देख कर जाएंगे जिसमें पावर का गेन हो जाता है। एक चीज और याद रखेंगे कि जो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है वो हम डीसी सीरीज के लिए यूज नहीं करते हैं, याद रखेंगे डीसी सीरीज के लिए हम यूज नहीं करते हैं, डीसी सीरीज मोटर में यूज नहीं करते। याद रखेंगे, इसी को पूछा हुआ सवाल है कि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग जो है किस मोटर के लिए यूज नहीं करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज नहीं करते हैं। फिर उसके प्रॉपर सर्किट डायग्राम जैसे मैंने बताया और फंक्शंस। तो दोस्तों यही था आज आपका सेशन डीसी मशीन का, और इसे पूरा जितने टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो आप पूरे कवर करके जाएंगे, इससे बाहर कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए, मुझे आशा करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसका आफ्टर ऑल मैं पूरा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।